तो आज हम एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो लेसन है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे जो आज का जो टॉपिक है वो होगा शीत युद्ध। शीत युद्ध, शीत युद्ध यानी कोल्ड वार। कोल्ड वार, देखो कोल्ड वार क्या है उसके बारे में देखेंगे। देखो शीत युद्ध यानी कोल्ड वार एक वैचारिक संघर्ष था। कौन सा संघर्ष था? वैचारिक। पहली बात तो ये वैचारिक संघर्ष था। ठीक है, शीत युद्ध पहली बात तो ये कि एक वैचारिक संघर्ष था। दूसरी बात किन किन के बीच? एक तो उदारवादी लोकतंत्र। कौन? उदारवादी लोकतंत्र। दूसरा सर्वाधिकारवादी लोकतंत्र। सर्वाधिकारवादी लोकतंत्र। ठीक है, सर्वाधिकारवादी लोकतंत्र। ठीक है, इसमें देखो उदारवादी लोकतंत्र का जो अगुवाई कर रहा था वो था अमेरिका। ठीक है, उस जो सर्वाधिकारवादी लोकतंत्र है उसका जो अगुवा कर रहा था वो सोवियत रूस। इनके मध्य एक वैचारिक संघर्ष यानी वैचारिक युद्ध चल रहा था, जिसे ही क्या नाम दिया गया? शीत युद्ध के नाम से जाना गया। ठीक है, देखो यथार्थवाद का मुख्य प्रवक्ता एक लेखक है, यथार्थवादी विचारक, यथार्थवादी प्रवक्ता, जिनका नाम है हेंस जे मार्गेनथौ। इन्होंने शीत युद्ध की एक परिभाषा दी। वो क्या थी? वो ये थी कि शीत युद्ध क्या? शीत युद्ध पुरानी शक्ति संतुलन। शीत युद्ध पुरानी शक्ति संतुलन। शीत युद्ध पुरानी शक्ति संतुलन राजनीति का नया रूप है। राजनीति का नया रूप है। ये परिभाषा किसने दी? हंस जे मार्गेनथौ ने शीत युद्ध की परिभाषा देते हुए कहा था कि शीत युद्ध पुरानी शक्ति संतुलन का जो शक्ति संतुलन है राजनीति का नया रूप है। ये बात परिभाषा किसने दी? देखो शीत युद्ध दो गुटों के बीच थी। उनमें से एक था उदारवादी लोकतंत्र यानी जिसकी अगुवाई कौन कर रहा था? अमेरिका। एक था सर्वाधिकारवादी लोकतंत्र जिनकी अगुवाई कौन कर रहा था? सोवियत रूस। ठीक है, इसके अलावा दो सैनिक गुट भी थे। देखो एक तो इसको नाम दिया गया पूंजीवाद यानी उदारवादी जो लोकतंत्र है जिसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा था उसको नाम दिया गया पूंजीवाद, और सर्वाधिकारवादी जिसकी अगुवाई कौन कर रहा था? सोवियत संघ, इसको नाम दिया गया साम्यवाद। एक तो था पूंजीवाद और दूसरा था साम्यवाद। ठीक है, देखो एक ऐसा युद्ध जो युद्ध न होते हुए युद्ध की परिस्थिति को बनाए रखना शीत युद्ध था। यानी युद्ध की परिस्थिति को बनाए रखना क्या था? शीत युद्ध था। क्या था? शीत युद्ध था। तो युद्ध न होते हुए भी युद्ध की परिस्थिति को बनाए रखना ही क्या था? शीत युद्ध था। इसमें सीधी सी बात है, यानी युद्ध की परिस्थिति बनाई जाती थी। युद्ध वैसे युद्ध नहीं था, ये युद्ध की परिस्थिति बनाई जाती थी जिसका रण क्षेत्र यानी युद्ध भूमि क्या थी? मानव का मस्तिष्क था। मानव मस्तिष्क वो था, इसका रण क्षेत्र या युद्ध भूमि थी।
ठीक है, यानी युद्ध न होते युद्ध की परिस्थिति को बनाए रखना, इसको नाम दिया गया स्नायु युद्ध, स्नायु युद्ध। ठीक है, एक लेखक है फ्रैंकलिन, देखो इसको वाक युद्ध भी बोल सकते हैं, वाक युद्ध। इसमें रेडियो या प्रचार प्रसार को ज्यादा महत्व दिया जाता था, प्रचार प्रसार को ज्यादा महत्व दिया जाता था। इसके अंदर एक नाम आता है जोसेफ फ्रैंकलिन, जोसेफ फ्रैंकलिन, जोसेफ फ्रैंकलिन। इन्होंने शीत युद्ध के बारे में कहा था कि शीत युद्ध बड़े राज्यों के बीच में विद्यमान, यानी क्या, शीत युद्ध दो बड़े राज्यों के बीच विद्यमान, शीत युद्ध दो बड़े राज्यों के बीच विद्यमान गहरी प्रतियोगिता, क्या, गहरी प्रतियोगिता, अर्थात चालों तथा प्रतिचालों का सिलसिला माना जा सकता है। किसका, चालों तथा प्रतिचालों का सिलसिला माना जा सकता। ये था शीत युद्ध के बारे में किसकी परिभाषा, फ्रैंकलिन की परिभाषा। ठीक है, एक हमारे ही देश के जो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हुए हैं जवाहरलाल नेहरू, तो एक हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने क्या परिभाषा दी, किसके बारे में, शीत युद्ध के बारे में। नेहरू ने कहा था कि शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन अवधारणा का नया रूप है। शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन अवधारणा पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है, क्या है ये दो, क्या है, शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन अवधारणा का नया रूप है। ठीक है, ये दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। ये दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष था। दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष था। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन अवधारणा का नया रूप है। ये दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर के दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष था। ये बात किसने कही थी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगर कोटेशन के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो यहीं से आएगा। ठीक है, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने एक परिभाषा और दी शीत युद्ध के बारे में, क्या, कि शीत युद्ध
वास्तविक युद्ध नहीं था, अपितु युद्ध का वातावरण था। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि शीत युद्ध जो था वो युद्ध का एक वातावरण था। देखो क्या परिभाषा देते हैं, इसका अर्थ मैंने बता दिया। देखो शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदंड के वातावरण, मृत्यु दंड के वातावरण, निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान तनावपूर्ण था, के समान तनावपूर्ण था, तनावपूर्ण था। ये गर्म युद्ध से भी भयानक था। ये क्या था, ये गर्म युद्ध से भी भयानक था, क्या था, ये गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक था, क्योंकि ये चिंतन भावनाओं, एवं मनोवेग पर प्रतिकूल प्रभाव डालता था, एवं मनोवेग पर प्रतिकूल प्रभाव डालता, ठीक है था। अतः अंतोगत व अशिष्ट एवं असंभव आचरण को जन्म देता, असंभव अशिष्ट को जन्म देता। तो नेहरू ने पहली बार कहा था शीत युद्ध के, पहली बात तो यह कि शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन अवधारणा का नया रूप है। ये दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर के दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष था। ये बात कही जवाहरलाल नेहरू ने। फिर जवाहरलाल नेहरू फिर से कहते हैं शीत युद्ध के बारे में, शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान ही तनावपूर्ण था। यानी हमारे यहाँ किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया जाता है और यह कह दिया जाता है कि तुम्हारी 5 दिन बाद में मृत्यु होगी, तो उसके 5 दिन कैसे निकलेंगे वो इंसान ही जानता है, ठीक है। देखिए आगे देखिए, फिर अगली है वातावरण के समान तनाव। तो यह गर्म युद्ध से भी भयानक था, क्योंकि यह चिंतन भावनाओं एवं मनोवेग पर प्रतिकूल प्रभाव डालता, जो असंभव और अवशिष्ट को जन्म देता था, ठीक है। अब शीत युद्ध था क्या, देखो शीत युद्ध दो भीमाकार शक्तियों के बीच में ये एक संघर्ष था, यानी सोवियत संघ और जो अमेरिका थे इनके बीच में था। ये परक्ष युद्ध से भी भयानक तो था ही था, ये इसमें प्रचार को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ये गर्म युद्ध से भी भयानक था। देखो अब हम पढ़ेंगे शीत युद्ध का जो छोटा सा इंट्रोडक्शन था उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम शीत युद्ध के बारे में, जो शीत युद्ध के जो प्रमुख कारण, क्या कारण रहे शीत युद्ध को जन्म हुआ, जो शीत युद्ध जो है युद्ध से भी भयानक एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई जिसे लोगों के मन में डर पैदा हो गया। क्या कारण था कि ये ऐसी स्थिति आई। देखो सबसे पहली बात, शीत युद्ध को जन्म देने की जो प्रक्रिया है वो प्रतियोगिता। कैसे, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए लोगों ने आपसी प्रतियोगिता कर दी। देखो कुछ विद्वान मानते हैं कि शीत युद्ध का ऐतिहासिक कारण, देखो पहली बात शीत युद्ध आपको पता है ये दोनों किसके बीच में, एक नंबर है, पहली आती है ऐतिहासिक कारण। ले लेते हैं ऐतिहासिक कारण।
पहला कारण आता है ऐतिहासिक कारण। अलग अलग कारण हैं, तो देखेंगे वो कारण कौन कौन से हैं। ये मुझे लगता है इसमें 2 या 3 पार्ट बढ़ेंगे। देखो, ऐतिहासिक, शीत युद्ध का कारण 1917 में जो रूस में वोल्शेविक क्रांति पैदा हुई उसको मानते हैं। कुछ लोग तो वोल्शेविक क्रांति को मानते हैं। वोल्शेविक क्रांति, वोल्शेविक क्रांति है, इसको मुख्य कारण मानते हैं क्योंकि 1917 में बोल्शेविक क्रांति के समय पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने के प्रयत्न कर रहे थे। कौन से राष्ट्र? पश्चिमी राष्ट्र जो है सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन बन चुका था, जिसका एक ही उद्देश्य था। जो साम्यवादी आंदोलन है, कौन सा साम्यवादी आंदोलन है, इसका एक ही उद्देश्य था, पूंजीवाद की समाप्ति। क्या? पूंजीवाद की समाप्ति। यह चाहता था कि पूंजीवाद समाप्त हो जाए, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पूंजीवाद की समाप्ति, और पूरे के पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रसार किया जाए पूंजीवाद को समाप्त करके। तो इसी के चलते ब्रिटेन ने सोवियत संघ को 1924 में मान्यता दी। कब? ब्रिटेन ने सोवियत संघ को कब मान्यता देता है? 1924 में। पूछ ले कि ब्रिटेन ने सोवियत संघ को कब मान्यता दी, तो 1924 में। अमेरिका इसके खिलाफ था, इसलिए अमेरिका बाद में मान्यता देता है। अमेरिका ने मान्यता दी 1933 में। कब दी? 1933 में। ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी नेता ने जर्मन के जो हिटलर सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया था। किसने? सोवियत संघ पर हिटलर ने भी आक्रमण कर दिया था। ये क्या थे? ऐतिहासिक कारण थे। अब 2 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण माना जाता है, वो था 2 नंबर का चर्चिल का फुलटन भाषण। चर्चिल का फुलटन में एक भाषण दिया था, फुलटन भाषण, चर्चिल द्वारा दिया गया फुलटन भाषण। देखो, फुलटन अमेरिका में है। देखो भाई, औपचारिक आरंभ माना जाता है, यानी आरंभ, इसका जो औपचारिक आरंभ है वो चर्चिल के फुलटन भाषण से ही माना जाता है। चर्चिल ने क्या किया? एक भाषण दे दिया, उग्र भाषण। ये भाषण दिया कब? 5 मार्च 1946 को। कब दिया? 5 मार्च 1946 को। कहाँ पर? फुलटन में। कहाँ पर? फुलटन में। कहाँ पर दिया? फुलटन में। फुलटन, चर्चिल का फुलटन भाषण। मेन जो शीत युद्ध का जो मुख्य कारण है, यही माना जाता है। 5 मार्च 1946 को चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अमेरिका का एक शहर है फुलटन, वहां पर एक भाषण दिया था। ये उग्र भाषण है, ठीक है ना। इसने क्या किया था? आयरन क्रस्टन स्पीच नाम दिया गया। क्या नाम दिया? द आयरन क्रस्टन स्पीच नाम दिया गया। इन्होंने कहा था, चर्चिल ने कहा था कि मित्र राष्ट्रों की विजय से जो प्रकाश उत्पन्न हुआ है, साम्यवाद के विस्तार से अंधेरा छा गया है। एक बार फिर सुनना कि मित्र राष्ट्रों की विजय से जो प्रकाश उत्पन्न हुआ है, वो साम्यवाद के विस्तार पर क्या छा गया? अंधेरा छा गया। साम्यवाद के विस्तार से अंधेरा छा गया। बाल्टिक से लेकर एड्रियाटिक तक। कहां तक? बाल्टिक से लेकर एड्रियाई तक, बाल्टिक से लेकर एड्रियाटिक तक, टिक आएगा यहां पर,
तक यूरोप महाद्वीप में एक लोहे का पर्दा पड़ गया है। कौन सा? बाल्टिक से लेकर के एड्रियाटिक तक यूरोप महाद्वीप में, कहां पर? यूरोप। और वहां पर क्या पड़ गया? लोहे का पर्दा। लोहे का पर्दा, इसे ही कहते हैं द आयरन ऑफ क्रस्टन स्पीच का नाम दिया है। यानी लोहे का पर्दा नाम किसको दिया है? जो साम्यवाद का प्रसार हुआ था उसे क्या दिया? लोहे का पर्दा। यानी सोवियत संघ को लोहे के पर्दे का नाम दिया। किसने? चर्चिल ने। किसने दिया? चर्चिल ने। हम एक फांसीवादी शक्ति के स्थान पर दूसरी फांसीवादी का समर्थन नहीं कर सकते। हम एक फांसीवादी शक्ति के स्थान पर दूसरी फांसीवादी शक्ति का समर्थन नहीं कर सकते। तो इन्होंने फांसीवादी शक्ति, दूसरी फांसीवादी की संज्ञा किसको दी है? सोवियत संघ को। सोवियत संघ को फांसीवादी की संज्ञा दे दी इसने। नहीं कर सकते, इसलिए सोवियत संघ के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? सोवियत संघ के विरुद्ध एंग्लो अमेरिकन गठबंधन बनाया जाए। क्या बनाया जाए? एंग्लो अमेरिकन गठबंधन बनाया जाए। गठबंधन बनाया जाए। और इसी से शीत युद्ध का प्रारंभ माना जाता है। शीत युद्ध की औपचारिक जो शुरुआत है चर्चिल के फुलटन भाषण से ही मानी जाती है। अगर क्वेश्चन पुटअप होता है तो शीत युद्ध से ज़्यादा चांस रहते हैं। इसलिए शीत युद्ध को तो जो चर्चिल का जो फुलटन भाषण है इसको रट लो आप। सबसे बड़ी बात अगर पूछ ले कि फुलटन में किसने भाषण दिया? चर्चिल ने। कब दिया? 5 मार्च 1946 में। द आयरन ऑफ स्पीच, द क्वेश्चन ऑफ आयरन स्पीच, ये सिद्धांत किसने दिया? फुलटन ने। ठीक है। सोवियत संघ यानी लोहे का पर्दा क्या है? तो लोहे का पर्दे का मतलब है कि अंधेरा छा जाना, यानी पूरे यूरोप में लोहे का यानी साम्यवाद का छा जाना क्या है? यही लोहे का पर्दा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फिर अगला जो कारण आता है हमारा शीत युद्ध का, वो आता है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय मोर्चे का प्रश्न कौन सा? ये ऐतिहासिक कारण ही चल रहे हैं। ऐतिहासिक कारण हो गए, चर्चिल का फुलटन भाषण पढ़ ही लिया। अब पढ़ेंगे हम दूसरे मोर्चे का प्रश्न, यानी द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चर्चिल का फुलटन भाषण भी इंपॉर्टेंट था और ये भी था। देखो, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, कब? दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक नेता था नाजी सेना का, जो उसे कमांडर बोल सकते हैं, हिटलर। बहुत ही क्रूर शासक था। सोवियत संघ पर भारी जनधन की हानि पहुंचाई। कहां पर? इसने क्या किया? सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया और वहां पर लूट मार खसोट कार्य करने शुरू कर दिए। सोवियत नेता उस समय था स्टालिन। कौन था? स्टालिन था वहां का जो प्रधानमंत्री। उन्होंने क्या कहा कि मित्र राष्ट्रों से यूरोप में नाजी सेना के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल दे। इन्होंने कहा जो यूरोप की जो सेना है इससे रिक्वेस्ट की कि भाई यूरोप में जो है वो नाजी जो सेना यानी हिटलर के खिलाफ कौन सा मोर्चा खोले? दूसरा मोर्चा खोले। ठीक है, जिससे क्या होगा? जो यूरोप जो साम्यवाद है यानी सोवियत है उसकी सीमा पर जो हिटलर का दबाव है वो थोड़ा कम हो सके। कि भाई जो स्टालिन है उसने कहा कि जो नाजी सेना हिटलर ने आक्रमण कर दिया, तो यूरोप से इन्होंने रिक्वेस्ट की, जो मित्र राष्ट्र थे, कि यूरोप की तरफ से जो मित्र राष्ट्र है जो हिटलर के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोल दे, जिससे क्या है कि जो सोवियत जो संघ है उसकी सीमाओं पर पड़ा जो हिटलर का दबाव है वो कम हो सके। लेकिन मैंने कहा लेकिन मित्र राष्ट्रों ने ऐसा नहीं किया।
और इसकी देरी कर दी, ध्यान ही नहीं दिया। एक तो था रूजवेल्ट, रूजवेल्ट, एक था चर्चिल। कौन था? चर्चिल। इन दोनों ने ध्यान ही नहीं दिया और ये देरी जानबूझ के की, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन खुद चाहते थे कि भाई ये कमजोर पड़े, क्योंकि इसकी शक्ति हाई फाई थी, यानी चरम सीमा पर थी। इसलिए क्या किया, सोवियत रूस है वो इनसे नाराज हो गया। तो ये हो गया दूसरे मोर्चे का प्रश्न। फिर अगला आता है याल्टा समझौते की अवहेलना। को किसने की? सोवियत संघ ने। देखो, सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। भाई सोवियत संघ, जो राष्ट्रपति रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल, इनके बीच में एक सम्मेलन होता है जिसको बोलते हैं याल्टा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? याल्टा सम्मेलन। तो देखो किस प्रकार प्रक्रिया रही। पहली बात आती है कि पोलैंड में प्रतिनिधि शासन की स्थापना कर दी। किसने? सोवियत संघ ने। पहला पॉइंट आता है पोलैंड में प्रतिनिधि शासन की स्थापना। शासन की स्थापना, पहला काम इसने यही किया। देखो, पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा संरक्षित, यानी लुब्निन शासक जिसको बोलते हैं, कि कौन सा शासन? लुब्निन शासन। लुब्निन शासन और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन। पश्चिमी देशों का कौन सा शासन था? लंदन शासन। लंदन शासन। तो सोवियत संघ द्वारा तो लुब्निन शासन, ठीक है, और पश्चिमी देशों द्वारा लंदन शासन, ठीक है। इनके स्थान पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एक प्रतिनिधि शासन की स्थापना का निर्णय लिया गया है। कौन सी? प्रतिनिधि शासन की स्थापना का। प्रतिनिधि शासन वो होता है जिसमें लोग अपना जो मर्जी से प्रतिनिधि चुनते हैं। तो उस शासन व्यवस्था की स्थापना का निर्णय लिया गया। लेकिन सोवियत संघ ने अपने जो वादे थे उन्हें तोड़ दिया। किसने? सोवियत संघ ने अपने वादों को तोड़ दिया और वहां पर अपनी मनपसंद की जो सरकार थी, लुब्निन सरकार, उसी को वहां पर लाद दिया। दूसरी बात आती है, पोलैंड में प्रतिनिधि शासन की स्थापना कर दी। किसने? सोवियत संघ ने। पूर्वी यूरोप में लोकतंत्र की स्थापना। कहां पर? पूर्वी यूरोप में लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र की स्थापना। देखो भाई, याल्टा समझौते की जो दूसरी शर्त थी, पूर्वी यूरोप में लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें 4 देश है। देखो, एक तो है हंगरी, बल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, बल्गारिया, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया। भाई ये 4 राज्य थे, 4 देश थे, ठीक है। हंगरी, बल्गारिया, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया, ये 4 राज्य थे, ठीक है। में लोकतंत्र का उत्थान करना था, लेकिन सोवियत संघ वहां पर अपनी सरकार स्थापित कर दी। यहां पर भी क्या था कि लोकतंत्र की स्थापना की जाए, लेकिन लोग यहां पर भी सोवियत संघ ने अपनी मर्जी से अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित कर दिया।
तीसरी बात आती है जापान के विरुद्ध सोवियत संघ की युद्ध में हिचकिचाहट। जापान, उस समय जापान चरमोत्कर्ष सीमा में था, सब शक्तियों मतलब सबसे ज्यादा शक्तिशाली देशों में से एक था। शीत युद्ध के समय जापान के विरुद्ध युद्ध में भाग लेने में हिचकिचाहट किसने, किसके द्वारा? सोवियत संघ द्वारा। सोवियत संघ द्वारा, सोवियत संघ द्वारा जापान के विरुद्ध युद्ध में हिचकिचाहट। सोवियत संघ की जापान के विरुद्ध जो युद्ध में सम्मिलित होने की अनिच्छा, पहली बात, और साइबेरिया में मित्र राष्ट्रों को हवाई अड्डे का प्रयोग अनुमति देने, ठीक है, कि जो हिचकिचाहट है उसने क्या किया, रूस के प्रति संदेह पैदा कर दिया। साइबेरिया भाई, साइबेरिया में जो मित्र राष्ट्र थे उनको अपना जो हवाई अड्डा है वहां का प्रयोग में नहीं लाने दिया। किसने? सोवियत संघ ने, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मित्र राष्ट्रों में सोवियत संघ के खिलाफ क्या हो गया, एक संदेह उत्पन्न हो गया। किसके बीच? पश्चिमी राष्ट्रों के हृदय में सोवियत संघ के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। फिर अगला जो कारण आता है बाल्कन समझौते का अतिक्रमण। किसके द्वारा? सोवियत संघ द्वारा। सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण, समझौते का अतिक्रमण, ठीक है। सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण यह होता है अक्टूबर 1944 को। कब होता है बाल्कन समझौता? अक्टूबर 1944 को। यह डेट याद रखना, इसमें सबसे ज्यादा डेट मिलेंगी आपको। देखो नंबर 1, देखो समझौते में क्या हुआ था। देखो पहली बात तो देखो, सोवियत संघ का जो है वो बल्गारिया और रोमानिया पर अधिकार रहेगा। बल्गारिया व रोमानिया दो देश थे, इन पर किसका अधिकार रहेगा? सोवियत संघ का। किसका? सोवियत संघ का, ठीक है। बल्गारिया और रोमानिया पर किसका अधिकार रहेगा? सोवियत संघ का, ठीक है। इसके अलावा यूनान में ब्रिटेन का प्रभाव रहेगा। किसका? यूनान में किसका? ब्रिटेन का। तो बल्गारिया और रोमानिया पर तो सोवियत संघ का और यूनान में ब्रिटेन का, ठीक है। इसके अलावा हंगरी और यूगोस्लाविया, कौन सा? हंगरी, नंबर 3 है हंगरी व यूगोस्लाविया। हंगरी और यूगोस्लाविया पर दोनों का, यानी ब्रिटेन और सोवियत संघ दोनों का रहेगा। ब्रिटेन व सोवियत संघ, इन दोनों का प्रभाव रहेगा। यह बात किस में हुई? या इसमें बाल्कन समझौते के तहत। लेकिन मैंने कहा, लेकिन सोवियत संघ ने समझौते की उपेक्षा कर दी और सारा सर्वा वर्ग जो तानाशाही है यानी साम्यवाद है उसको वहां पर स्थापित कर दिया। क्या किया? सर्वहारा वर्ग स्थापित कर दिया, जिससे क्या हुआ? पश्चिमी राष्ट्र है वो नाराज हो गए। किससे? सोवियत संघ से, ठीक है। तो हमने पढ़ा बाल्कन समझौता। अब पढ़ेंगे ईरान से सोवियत सेना न हटाना। अगला जो है कारण है ईरान से सोवियत
सेना का ना हटाना। भाई देखो, सोवियत सेना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के सहयोग से उत्तरी ईरान पर अधिकार कर लिया। कहां पर? उत्तरी ईरान पर। कौन से युद्ध के बाद? दूसरे विश्व युद्ध के बाद। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के। सहयोग तो किसका था? ब्रिटेन का। किसने? सोवियत संघ ने। सोवियत संघ ने। कहां पर? ईरान के उत्तरी ईरान पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया या अधिकार कर लिया। लेकिन सोवियत संघ ने अपनी सेना को हटाने से इनकार कर दिया। कहां से? उत्तरी ईरान से। फिर आता है यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। भाई बाल्कन समझौते में स्पष्ट हो गया था कि यूनान में ब्रिटेन का अधिकार होगा। किसका? ब्रिटेन का। लेकिन यूनान में सोवियत हस्तक्षेप भाई जो बाल्कन समझौता था 1944 में हुआ था कि उसमें स्पष्ट कहा गया था कि बल्गारिया और रोमानिया पर तो सोवियत संघ का अधिकार रहेगा, लेकिन यूनान में ब्रिटेन का रहेगा। तो यूनान पर भी क्या किया? बाल्कन समझौते की अवहेलना करते हुए, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध हो गया था, उसके बाद में ब्रिटेन कमजोर पड़ गया। ब्रिटेन जो कमजोर पड़ गया तो सोवियत संघ को हाथ मिल गया। तो इसलिए यूनान पर भी अपना हस्तक्षेप कर दिया। कहां पर? यूनान पर। किसने? सोवियत संघ। फिर क्या किया? सोवियत संघ ने यूनान में आर्थिक सहायता, यानी साम्यवादियों का जो समर्थन करते थे उनको आर्थिक सहायता देना प्रारंभ कर दिया। क्या? एक तो जो सोवियत संघ ने क्या किया? यूनान के साम्यवादियों को सहायता देना प्रारंभ कर दिया। अमेरिका भी क्या कम था, उसने मार्शल योजना के तहत आर्थिक सहायता देना प्रारंभ कर दिया पश्चिमी शक्तियों को। मार्शल योजना के तहत, कौन सी योजना? मार्शल योजना के तहत अमेरिका ने आर्थिक सहायता देनी प्रारंभ कर दी। आर्थिक सहायता। फिर आता है अगला पॉइंट, सोवियत संघ द्वारा टर्की पर दबाव। कहां पर? टर्की पर दबाव। सोवियत संघ ने किस पर दबाव किया? सोवियत संघ द्वारा टर्की पर दबाव। भाई युद्ध के बाद सोवियत संघ ने टर्की पर के कुछ भूभाग थे, जैसे बासफेरस में अपना सैनिक अड्डा बनाने की ठान ली और टर्की पर दबाव देने लगा कि जो बासफेरस जो क्षेत्र है, कौन सा? बासफेरस, वहां पर अपना सैनिक अड्डा बनाऊंगा। सोवियत संघ ने कह दिया कि भाई मैं तो यहां पर अपना सैनिक अड्डा बनाऊंगा। टर्की तथा पश्चिमी शक्तियों ने इन मांगों का विरोध कर दिया। किसने? एक तो टर्की ने इस मांग का विरोध कर दिया। दूसरी बात, पश्चिमी जो सेना थी, जो पश्चिमी देश थे, उसने भी इसका विरोध कर दिया। ठीक है। इसके बाद अणु बम का आविष्कार। कौन सा बम? यहां पर प्लस पॉइंट आता है, जो सोवियत संघ था यहां पर कमजोर दिखाई देता है। अणु बम का आविष्कार। भाई क्या किया? अमेरिका ने अणु बम का आविष्कार किया। ठीक है। इसकी जानकारी ब्रिटेन को तो दे दी। किसको? अणु बम की जानकारी जो थी वो ब्रिटेन को तो दे दी, लेकिन सोवियत संघ से ये रहस्य जानबूझकर छुपाया। सोवियत संघ से, भाई सोवियत संघ से ये रहस्य छुपा लिया कि हमने अणु बम बनाया है, लेकिन अमेरिका ने अणु बम का आविष्कार कर लिया, जबकि ब्रिटेन को बता दिया
यानी ब्रिटेन को इस अणुबम की जानकारी दे दी, सोवियत संघ को नहीं दी। इसलिए सोवियत संघ ने अपने आप के साथ में कुठाराघात समझा, अमेरिका की तरफ से एक धोखा समझा। ठीक है, यानी घोर विश्वासघात की संज्ञा दे दी किसने? सोवियत संघ ने। फिर आता है सोवियत संघ द्वारा अमेरिकी विरोध प्रचार अभियान। सोवियत संघ द्वारा अमेरिकी विरोध प्रचार अभियान, प्रचार अभियान। देखो भाई सोवियत संघ ने क्या किया, दूसरा जो विश्व युद्ध खत्म हुआ उससे पूर्व ही अमेरिका की नीतियों के खिलाफ घोर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित करने शुरू कर दिए। किसने? सोवियत संघ ने। एक अखबार आता था 1946 में, जिसकी शुरुआत हुई 1946 में। इसने एक लेख छाप दिया कि कैनेडियन रॉयल कमीशन, कौन सा? कैनेडियन रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन, कैनेडियन रॉयल कमीशन, ठीक, की रिपोर्ट में कहा गया कि कनाडा का साम्यवादी दल सोवियत संघ की भुजा है। याद रखने वाली बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भाई। कनाडा जो है, कनाडा का साम्यवादी दल सोवियत संघ की एक भुजा है। क्या है? सोवियत संघ की एक भुजा है। भाई इससे क्या हुआ? अमेरिका डर गया, क्योंकि अमेरिका का हिस्सा है कनाडा, और उसने साम्यवाद, जो सोवियत संघ ने कहा कि कनाडा जो है साम्यवादी दल, जो वहां पर भी तो साम्यवाद के समर्थक थे, उसने सोवियत संघ को अपनी भुजा बता दिया। तो इससे क्या हुआ कि ऐसी परिस्थिति में सोवियत संघ के प्रति जो है वो अमेरिका जागरूक हो गया और उसके विरोध में एक होवा खड़ा हो गया। क्या हो गया? होवा खड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है बर्लिन की नाकाबंदी। अगला है हमारा बर्लिन की नाकाबंदी। बर्लिन की नाकाबंदी, नाकाबंदी। बर्लिन आपको पता ही है, ठीक है ना। देखो, लंदन प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए किसने? सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकाबंदी कर दी 1948 में। कब? 1948 में सोवियत संघ ने, किसने? सोवियत संघ ने उल्लंघन किसका किया? लंदन प्रोटोकॉल। कब हुआ था ये? 1948 को। लंदन प्रोटोकॉल। भाई लंदन प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। ठीक है, इससे नाराज होकर अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ के खिलाफ शिकायत भी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका एक विभाग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, भाई सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने क्या किया? इसकी जानकारी दी और भर्त्सना की। ठीक है, इसके बाद आता है सोवियत संघ द्वारा बार बार वीटो का प्रयोग। बहुत बार, सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग है वो सोवियत संघ ने ही किया था। सोवियत संघ द्वारा बार बार वीटो का प्रयोग, वीटो का प्रयोग
भाई सोवियत संघ है वो संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने वाली कोई संस्था न मान करके अमेरिका के एक विदेश विभाग का एक हिस्सा मानता था। अब ये सोवियत संघ का मानना था कि जो यूएनओ है वो अमेरिका के ही एक विदेश विभाग का है, वो अंग है। तो इसलिए वीटो के बल पर अमेरिका और पश्चिमी देशों में लगभग प्रस्ताव निरस्त कर दिए जाते थे, क्योंकि वीटो का प्रयोग ऐसा था जो 5 देशों में किसी एक देश ने भी अगर नकार यानी वीटो निषेधाधिकार का प्रयोग कर देता है तो वो मामला रद्द हो जाता है। तो बार बार वीटो के प्रयोग करने का भी एक शीत युद्ध का प्रमुख कारण माना जाता है। उसके बाद आता है लैंड लीज समझौते का समापन। लैंड लीज समझौते का समापन का समापन। भाई क्या हुआ, सोवियत संघ को लैंड लीज समझौते के अंतर्गत आर्थिक सहायता दी जाती थी। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा। जो लैंड लीज समझौता है इसके द्वारा जो अमेरिका द्वारा, किसके, कौन देता था? अमेरिका। किसको? सोवियत संघ को। सोवियत संघ को। समझौते की शर्त क्या थी? आर्थिक सहायता देना। आर्थिक सहायता देना। सहायता देना। भाई अमेरिका ने क्या किया? इस आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया। तो इससे क्या हुआ? सोवियत संघ जो है वो नाराज हो गया। भाई लैंड लीज समझौते के तहत अमेरिका सोवियत संघ को आर्थिक सहायता देता था, वो आर्थिक सहायता देनी बंद कर दी तो क्या हुआ? सोवियत संघ है वो नाराज ही होगा। उसके बाद आता हित संघर्ष। सबसे आखिरी जो कारण है वो है हित संघर्ष। भाई एक दूसरे अपने अपने हितों की रक्षा सभी करते, तो शीत युद्ध वस्तुतः राष्ट्रीय हितों का संघर्ष था। कौन सा? राष्ट्रीय हितों का। राष्ट्रीय हितों का संघर्ष था। हितों का संघर्ष। ठीक। इसके मुद्दे जैसे जर्मनी का प्रश्न नंबर 1, जर्मनी का प्रश्न। किसका? जर्मनी का प्रश्न नंबर 1 तो हो गया जर्मनी का प्रश्न। बर्लिन का प्रश्न, बर्लिन की नाकाबंदी करी थी ना, बर्लिन का प्रश्न। यूरोप में साम्यवादी शासन की स्थापना, जो पूर्वी यूरोप में साम्यवाद की स्थापना। तो ये थे कुछ कारण। अब हम अगले जो वीडियो में शीत युद्ध की जो मुख्य डेट हैं यानी तारीखें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, वो अगले वीडियो में देखेंगे। और फिर देखेंगे शीत युद्ध के जो घटना घटी थी या चरण थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई जय हिंद, जय भारत।